हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य मार्ग। मेरा नाम है रौनक और जैसा जो सीरीज चल रहा है, चैप्टर नंबर 1 हो गया, चैप्टर नंबर 2 हो गया, वापस आ गए हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 के साथ। और जैसा आप लोग देख रहे होंगे, चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंपैरेटिवली चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से छोटा जरूर लग सकता है, मगर इस चैप्टर की खास बात, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की खास बात यह है कि ये समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कॉम्प्लिकेटेड है, लग सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड है, मगर आज कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेकर आए, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन, हॉट्स जिसे हम कहते हैं, वो क्वेश्चंस लेकर आए, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस लेकर आए और इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद बहुत सारी परेशानियां, क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कैसे करना है वो आपको आसान हो जाएगा। और इस वीडियो में हम लोग ज्यादा क्वेश्चंस, अराउंड हर वीडियो में हम लोग 5-6 क्वेश्चंस लेके जा रहे हैं केस स्टडी में। ये वीडियो में केस स्टडीज कम से कम 10 होंगे और पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर कवर होगा। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, सारे केस स्टडीज देखिए और हमारे साथ इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करिए, आंसर्स को एक्सप्लेन कैसे करना है वो भी इस वीडियो में देखेंगे। तो बिना देर किए आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन पढ़िए, 2 मिनट समय लीजिए। आपके लिए हमने क्या किया है कि क्वेश्चंस को पहले येलो करके रखा है और उसके साथ साथ उसमें जो केस स्टडीज है उसको व्हाइट से हाईलाइट करके रखा है। तो आप क्या करिए, पहले आप अपना क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद व्हाइट वाले सेगमेंट में जाइए, ताकि आपको ये क्लियर अंदाजा हो जाए कि आखिर क्वेश्चन मांग क्या रहा है और फिर केस स्टडी पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? बाय कोटिंग लाइंस फ्रॉम द पैराग्राफ आइडेंटिफाई द टू सेक्टर्स बीइंग हाइलाइटेड, स्टेट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन द टू सेक्टर्स एज आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन एंड लिस्ट टू एनी वैल्यूज। ठीक है भैया, आपको 2 सेक्टर्स आइडेंटिफाई करने का आ गया। अब ना, क्लास 11 में जब हम सेक्टर्स की बात करते हैं, कितना ही सेक्टर है, एक सेकेंड, ओके, कितना ही सेक्टर्स है जो हमें जानना है, पढ़ना है। 2 सेक्टर्स हैं, दैट इज पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। क्या होता है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जानेंगे इस वीडियो में आगे, बट अब केस स्टडी पढ़ते हैं। 2 years back, Rahul had joined a branch of Bank of Baroda as assistant manager of the term deposits division, where his younger brother Rehan recently joined HDFC Bank. Okay, now this question is trying to ask, दोनों बैंक में से कौन सा बैंक प्राइवेट है और कौन सा पब्लिक है। तो नाउ वी कैन इजीली डिटरमाइन कि हमारा जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो हमारा पब्लिक बैंक है और जो हमारा HDFC है दैट इज आर प्राइवेट बैंक। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट पब्लिक एंड प्राइवेट, किन किन चीजों पे हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में किन किन चीजों पर हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं? सबसे पहले तो ओनरशिप। ठीक है, ओनरशिप में क्या क्या डिफरेंस है? पब्लिक सेक्टर बैंक इज कंप्लीटली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर इज ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। ओनरशिप जो है ये आपका डिफाइन हो गया। अब आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कौन है, कौन करेगा पब्लिक सेक्टर बैंक में? दैट इज मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट स्टाफ, वेयर एज पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर या प्राइवेट बैंक के अंदर जो होगा दैट इज ओन्ड, मतलब कंप्लीटली मैनेज्ड बाय द स्टाफ ऑफ द प्राइवेट बैंक। जो HDFC, ICICI, कोई भी बैंक आएगा वो उसी के लोग उसको मैनेज करेंगे। और क्या बोल रहा है इसमें? स्टेट एनी 3, अच्छा डिफरेंसेस ही पूछ रहा था। इसके बाद आप एक और डिफरेंस ले लो ना, सोर्स ऑफ कैपिटल ले लो। ठीक है, गवर्नमेंट के पास क्या है, गवर्नमेंट बैंक हो या पब्लिक सेक्टर बैंक हो, उसके पास एक और बेनिफिट क्या है? अनलिमिटेड गवर्नमेंट का हेल्प है, गवर्नमेंट का सोर्स है फॉर द मनी मैटर्स। वेयर एज प्राइवेट सेक्टर की जो बैंक होगी उसके पास सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल्स का जो फंडिंग है वो मौजूद होगा। 3 डिफरेंस हो गया, ओनरशिप, मैनेजमेंट, सोर्स ऑफ कैपिटल, मोर देन इनफ। ठीक है, नाउ वैल्यूज पूछा गया ना, वैल्यूज वाला क्वेश्चन बड़ा इजी होता है। उसमें आपको केस स्टडीज के ऊपर से आपके पास ये एकदम ओपन एंडेड पोर्शन है। यू हैव टू शो व्हाट यू वांट टू राइट, यू नो, आप अपनी क्रिएटिविटी से उस केस स्टडी में से हैंड पिक करके वैल्यूज लिख सकते हो। ज्यादातर आता नहीं है लिखने, मगर अगर आ गया तो आप इसमें से कोई भी 2 वैल्यूज उठाकर पिक करके लिख सकते हो। ठीक है, वैल्यूज मतलब कोई भी मोरल एथिक्स बेसिस का क्वेश्चन आएगा, आप उसको लिख सकते हो 1 मार्क या 2 मार्क में। आप भी अपने बुक में देखोगे कि अदर देन ऑड्स इसका जिक्र आपको कैसे जल्दी क्वेश्चन में मिलेगा नहीं। ठीक है, तो बिना देर किए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन में। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 इजी लगा होगा, समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, अगेन Indian Railways is classified as, please go through the question and we'll look into it.
ओके, इजी है, इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि इंडियन रेलवेज विच टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। तो भैया अब जब रिवीजन के मोड में आ गए हैं, जब हम लोग उस अब मोड पे आ गए हैं कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो ये तो सबको मालूम होगा कि इंडियन रेलवेज किस टाइप का पीएसयू है, किस टाइप का पीएसयू है। दैट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। आई विल राइट द आंसर फॉर यू, क्योंकि हमें यही आइडेंटिफाई करना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये आइडेंटिफाई करना है। अगर ये आइडेंटिफिकेशन में ही प्रॉब्लम आ गया तो भैया सब खत्म है वहीं पे। ठीक है, केस स्टडीज प्रॉब्लम क्यों करती है, आप ये पता नहीं कर पाते हो। ये पता कर लोगे, क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। अगला कह रहा है इन व्हाट कैटेगरी आर द एम्प्लॉयज ऑफ इंडियन रेलवेज प्लेस्ड। कौन से लोग काम करते हैं इंडियन रेलवेज में भैया, तो हम लोग के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज काम करते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज काम करते हैं हमारे कहाँ, इंडियन रेलवेज में। फिर आते हैं उसके बाद क्या कह रहा है, टू वैल्यूज इंडियन। चलो इसमें वैल्यू वाला क्वेश्चन, इसको हम लोग एक्सप्लेन कर ही देते हैं। इसमें आपका तो चलो दिया हुआ है, पता नहीं, हाँ जैसे दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ठीक है, कि स्पेशल फेयर्स फॉर द सीनियर सिटीजन स्पेशली डिसेबल्ड एक्सेट्रा, प्लस दे ऑल्सो प्रोवाइड रीजनल इम्बैलेंस, दे प्रोवाइड फॉर द रीजनल इम्बैलेंस इन द कंट्री। कोई जगह पे ज्यादा क्राउड है नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट देश के हर कोने कोने में जो है भारतीय रेल, इंडियन रेलवेज पहुंचती है। सीनियर सिटीजन्स को, स्पेशली एबल्ड बच्चों को या महिलाओं को, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस भी हैं फेज में। तो ये सब कुछ मोरल वैल्यूज हैं जो इंडियन रेलवेज फॉलो करती है। बहुत इजी क्वेश्चन था। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट कंपनी, ये दो टाइप के क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है, इस वाले में भी आपको आगे हमने रखा है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का क्वेश्चन, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, नाउ LIC के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ गया। LIC के ऊपर क्वेश्चंस पड़ जाएगा फट से। क्या कह रहा है, LIC ऑफ इंडिया या LIC इज क्लासिफाइड एज विच फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो सबसे पहला ये प्रॉब्लम मैं आपका दूर कर दूं, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, या इसको आप पब्लिक कॉरपोरेशन लिख सकते हैं। तो जैसे पब्लिक कॉरपोरेशन दिखेगा, ध्यान में एक चीज ध्यान में क्या आता है, फॉर्म्ड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। फॉर्म्ड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब आगे देखो क्या पूछ रहा है, वॉज इट नेसेसरी फॉर द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू पास LIC एक्ट फॉर इट्स फॉर्मेशन। यस, यस इट वॉज नेसेसरी, यस इट इज वेरी वेरी नेसेसरी। नाउ अब जब फॉर्मेशन की बात आती है तो कह रहा है व्हाट डज द एक्ट सजेस्ट, व्हाट डज द एक्ट डिफाइन। क्या क्या चीजें बताता है एक्ट के अंदर। तो एक्ट के अंदर क्या क्या बताएगा, एक्ट के अंदर सबसे बताएगा पावर, उसके बाद क्या बताएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद आपका बताएगा मतलब ईच एंड एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू द कंपनी और अबाउट द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। इट विल डिस्कस अबाउट द रेगुलेशंस। ठीक है, ये सारी चीज डिफाइन करता है। कौन सा चीज, एक्ट फॉर्म्ड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सॉरी, आप कहोगे सर हमने तो यहीं तक पढ़ा था, बट क्यों, वाई अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, बिकॉज that special act of parliament will define its powers, regulations, resources, everything. ठीक है, functions भी अपना बता सकते हैं, लिख सकते हैं। बहुत फार फेच्ड आंसर ले तो रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट एंड द आउटसाइड वर्ल्ड भी लिख सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कभी भी आएगा, ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इनकम्प्लीट नहीं छोड़ेंगे। फिर आता है स्टेट एनी 3 मेरिट्स फॉर प्रमोटिंग LIC इन अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इन इंडिया। Why do you think this question is being asked, और एक्चुअली में इसमें पूछा क्या जा रहा है। Is it talking about LIC? Is it talking about LIC? Let me know. Definitely नहीं, LIC के बारे में नहीं पूछ रहा है। It's asking about statutory corporations. क्वेश्चन घुमा के क्या पूछ गया आपसे, merits of statutory corporation। अब कुछ भी लिखो ना इसमें, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, डिफरेंट, इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी, फिर अपना ऑटोनॉमस स्टाफिंग कर सकते हैं, ऑटोनॉमस फाइनेंसिंग कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। को बहुत सारे मेरिट्स है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, जो लिखना है लिख लो। मेरिट्स मेरिट्स खुल गया। आपको मेन चीज क्या था, ये आइडेंटिफाई करना और ये आइडेंटिफाई करना। ये कर लिया आपने तो जंग जीत लिया मेरे दोस्त। ठीक है, नाउ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, जिनको अभी अगर ये एतराज हो रहा होगा कि सर आप पूरा पूरा आंसर नहीं लिखा रहे, तो माय फ्रेंड वी आर रिवाइजिंग, वी आर नॉट गोइंग थ्रू द चैप्टर कंप्लीटली। जब पढ़ाएंगे पूरा चैप्टर या जब पढ़ाया था पूरा चैप्टर तब तो सारा चीज वही था। यहां पर हम लोग सिर्फ क्वेश्चन देखने बैठे हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। ओके, तो बुरा नहीं मानेंगे, दिल पे नहीं लेंगे, आगे बढ़ेंगे। नाउ
BHEL, भेल के ऊपर क्वेश्चन आया है। भेल के ऊपर क्वेश्चन आया है, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। मेरे मुंह में भी पानी आया, मैं पानी को पानी पी के शांत करता हूं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 शायद उतना दम नहीं रखता, क्योंकि अगर बच्चों को मालूम है कि भेल किस तरीके का पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है तो उनके लिए क्वेश्चन में कुछ है नहीं। सबसे मजेदार पोर्शन जो है वो मेरे को यहां से दिख रहा है, दैट इज इट इज आस्किंग अबाउट हाउ विल यू से दैट इट हैज फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। ठीक है, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ये मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, बट चलो ऊपर से बढ़ते हैं नीचे। तो भाई जिनको नहीं मालूम कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड किस तरीके का पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, उनके लिए बता दें दैट इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी मतलब क्या, एटलीस्ट 51% स्टेक्स आर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। फीचर्स भी पूछ रहा है ना, फीचर्स के अंदर नंबर 1 फीचर आ जाएगा आपका 51% ऑफ द स्टेक्स आर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। इट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, स्टाफिंग इंडिपेंडेंट है, मैनेजमेंट इंडिपेंडेंट है, ओनरशिप आपको सरकार के हाथ में है, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट इंडिपेंडेंट है। ये सारा उसका फीचर्स है। ठीक है, ये सब आप लिख सकते हैं। नाउ जो मेन चीज है जहां पर मेरा ध्यान था, दैट इज briefly explain financial and operational autonomy. Now what does it mean? So please note down the answer. Number 1 will be taking investment decisions. Number 2 will be entering joint ventures. Number 3, not disclosing the facts until it's the last time, until it's the end period or compulsion to show it to the government. सबसे पहला क्या, आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस खुद ले सकते हैं, आप जॉइंट वेंचर्स में खुद एंटर कर सकते हैं, और आप अपने किसी भी एसेट्स या लाइबिलिटीज को हर चीज गवर्नमेंट को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एज अ गवर्नमेंट कंपनी यू आर इंडिपेंडेंट ऑफ द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। तो लेट्स से आपने एक एसेट परचेज किया, लेट्स से आपने कोई लाइबिलिटी एंटर की, उस केस में यू डोंट हैव टू इमीडिएटली गो फॉर द अकाउंटेबिलिटी कि यार अभी ही हमें देना है, अभी सब बताना है, हम सरकार के अधीन है। नहीं, आप एक सेपरेट लीगल एंटिटी, आप सरकार के अधीन नहीं है। हाँ, आपके पूरे शेयर कैपिटल में सरकार एक अच्छा खासा शेयर होल्ड करती है। ठीक है, तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी वाला, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ बच रहा है इस क्वेश्चन में? जी नहीं। ठीक है, कुछ और नहीं बच रहा। ये क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लो, इसका मैं आंसर भी लिख देता हूं, एंटर जॉइंट वेंचर्स, और साथ ही साथ इसमें आपका टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ये ध्यान में रखेंगे। इस क्वेश्चन को अच्छा था ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 अगेन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर है, पूछ रहा है अबाउट इंडियन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आई राइट डाउन माई आंसर। मेरे को ये क्वेश्चन अच्छा था क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन आज ही जब पीडीएफ बना रहा था तो मेरे को ये क्वेश्चन मिला था, एंड मैंने नोइंगली ये क्वेश्चन डाला। एग्जाम में अगर आ गया तो बहुत सारे बच्चे, मैं कहूँगा 80-85% बच्चे धराशायी हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलेगा कि ऐसे क्वेश्चन में लिखना क्या है। ठीक है, तो पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि भैया पूछ क्या रहा है। तो येलो लाइंस में आपको पहले बता दूं क्या कह रहा है कि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, पहले तो ये पता करो कि भैया टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर किस टाइप का पीएसयू है, किस टाइप का पीएसयू है आप बताइए। यस, इट्स अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। नाउ अब पहला क्वेश्चन पढ़ो, अब देखो अब सॉल्व हो जाएगा। Why was telecommunication sector reserved for public sector at the time of independence? क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, कहीं इसका यह मतलब तो नहीं इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पूछ रहा है, या व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, वही पूछ रहा है। तब अब आंसर एक बार पढ़ लो, आंसर आ जाएगा। पढ़ो पढ़ो, और हम लोग भी पढ़ते हैं, आंसर आ जाएगा तुरंत। क्लियर है आंसर? तो बिल्कुल क्लियर आ रहा है।
because it was a matter of strategic importance, it was a matter of national security, it was a matter of regional balanced development in India, plus it required finance. उतना पैसा आता कहां से? ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसके वजह से इस सेक्टर को, टेलीकम्युनिकेशन को रखा गया था किसमें? आपके डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजिंग के अंदर में। ठीक है, जिस फॉर्म ऑफ गवर्नेंस में उसको रखा गया। क्यों? फिर से एक बार, नेशनल इंपॉर्टेंस का था, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का था, नेशनल सिक्योरिटी की बात थी, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात थी, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ की जरूरत थी, प्राइवेट सेक्टर को नहीं दे सकते थे, वरना कुछ पार्ट को बनाते, कुछ देश के कुछ हिस्सों को छोड़ देते। ठीक है, तो वो काम सरकार ने अपने हाथ में लिया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज चाहिए थे, तो वो कहां से आते? वो यहां से आते, सरकार ने उसे अपने तरफ से हैंडल किया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाई वाज टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर privatized later? Why do you think so? Why do you think so? Why do you think so? मेरे पास 3 इसके आंसर्स क्रिएटेड है, 3। नंबर 1, with time as telecommunication advanced, there was requirement of competition. There was requirement of competition. ठीक है, जब कोई चीज एडवांसमेंट में जा रही है और अच्छे से और चाहिए, तो अगर एक ही प्लेयर रहेगा या 1-2 प्लेयर रहेंगे तो वो लोग रिसोर्सेज मतलब बढ़ाएंगे नहीं, वो एक्सपैंड नहीं करेंगे, वो टेक को इंप्रूव नहीं करेंगे। ठीक है, वो स्लो डाउन कर देंगे, ऑब्सोलेट कर देंगे। उससे अच्छा जब कंपटीशन बढ़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, नए नए तरीके के हमें इनोवेशंस देखने को मिलेंगे। दूसरा था टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से भी, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस हुई, प्राइवेट प्लेयर्स केम इनटू द गेम। नाउ प्राइवेट प्लेयर्स जो थे उन्होंने इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनाया। ठीक है, तो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर धीरे धीरे करके प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ मुड़ गया। और तीसरा जो कि सबसे अच्छा पॉइंट मेरे हिसाब से बन सकता है, दैट इज अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज विद द प्राइवेट सेक्टर एज वेल। पब्लिक सेक्टर के ऊपर या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि बर्डन ऑन पब्लिक सेक्टर या बर्डन ऑन गवर्नमेंट फंडिंग, या तो ऐसा निगेटिव आंसर लिख सकते हो या पॉजिटिवली लिख सकते हो कि अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज विद द प्राइवेट सेक्टर एज वेल। दोनों तरीके से आपका आंसर सही बनेगा। या तो कहो कि गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर या गवर्नमेंट फंडिंग के ऊपर एक ये स्पेशल प्रेशर डाल रहा था बिना मतलब का, या तो लिख दो कि प्राइवेट सेक्टर के पास भी अच्छा खासा रिसोर्सेज जमा हो गया था विद टाइम एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के वजह से दे जम्प्ड इनटू द कंपटीशन। ओके, बहुत अच्छा आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, डू यू थिंक द कंज्यूमर्स हैव बेनिफिटेड ड्यू टू द प्राइवेटाइजेशन ऑफ telecommunication sector? Do you think so? Do you think so? I'll say yes. Why I'll say yes? कंपटीशन बढ़ने से क्या होगा? टैरिफ्स घट जाएंगे, सब आपस में मारामारी करेंगे, टैरिफ्स घट जाएंगे। जियो और एयरटेल, जियो ने कैसे कह सकते हैं कि पूरी इंडिया को जीता एक तरीके से, यही तरीका था ना, टैरिफ लोअर कर दिया। ठीक है, नाउ दूसरा, मोर ऑप्शंस अवेलेबल। ठीक है, मोर ऑप्शंस आपको अवेलेबल मिल जाएंगे मार्केट में। कोई 10 रुपए का कोई स्कीम ला रहा था तो 10 रुपए में आपको 10 तरह के स्कीम्स दिख रहे हैं। ठीक है, मोर ऑप्शंस अवेलेबल। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका बेटर सर्विसेज। ठीक है, बेटर सर्विसेज। नाउ एवरीवन इज ट्राइंग टू compete with each other, and now while they are competing with each other, they are going to fight for the best services. कौन देगा बेस्ट सर्विस? तो बेस्ट सर्विस देगा वो जो कि बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, बेस्ट ऑफ रिसोर्सेज और बेस्ट ऑफ कंज्यूमर फीडबैक लेके चलेगा अपने साथ। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें जो मेरे को पहला 2 था पोर्शन वो बहुत इजी लगा, तो मैं इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट, मेरे लिए तो भाई सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट इस क्वेश्चन को मैं स्पेशली हाईलाइट कर रहा हूँ इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 5। तो प्लीज़ डू लुक एट इट और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसमें आंसर लिख के अपनी नोटबुक में इसको रखना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, मेन क्या था? आइडेंटिफिकेशन करना। ये 2 का आइडेंटिफिकेशन करोगे तो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व था। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। ओके, पढ़ लो भैया। क्या है क्वेश्चन? तो बड़ा आसान है, क्वेश्चन बड़ा डायरेक्ट है और तो कुछ इसमें पूछ नहीं रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्टली पूछ लिया। मैं चाहता तो ये क्वेश्चन स्किप भी कर सकता था, बट चलो कोई बात नहीं। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है पहले ये बताओ? सेलिंग अ पार्ट और होल ऑफ अ गवर्नमेंट बॉडी। ठीक है, सेलिंग अ पार्ट ऑफ शेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट बॉडी या द कंप्लीट गवर्नमेंट बॉडी। अभी एयर इंडिया का हुआ ना, एयर इंडिया का अगर कुछ पोर्शन बेचते तो भी डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता, पूरा बेच देते तो भी डिसइन्वेस्टमेंट कहलाया। कोई पोर्ट अथॉरिटी है, उसको थोड़ा सा बेचा
तो भी डिसइन्वेस्टमेंट, पूरा बेच दिया तो भी डिसइन्वेस्टमेंट। किसको बेचते हैं? सरकार टू सरकार बेचना कहते हैं? नहीं, सरकार बेचती है प्राइवेट सेक्टर को, सरकार बेचती है प्राइवेट सेक्टर को। नाउ दूसरा जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन 3 ऑब्जेक्टिव्स जो कि आपका प्राइवेटाइजेशन से हमें दिखने को मिलता है। तो 3-4 चीजें हैं, 3-4 चीजें जो मेरे को दिख रही हो तो यहीं से यहां पे क्लियर है। दैट इज इंप्रूवमेंट इन एफिशिएंसी, इसको लिखते जाता हूं, ठीक है। दूसरा, बेटर सर्विसेज। तीसरा, फाइनेंशियल बर्डन कम होगा। तीसरा, फिर वही चीज फाइनेंशियल बर्डन जो पहले भी हमने पढ़ा था, ठीक है, फाइनेंशियल बर्डन रिडक्शन, ठीक है। 3 अच्छे पॉइंट्स आ गए, यहां से आपका आंसर बहुत क्लियर है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें वो था डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में जानना। अगर आपको डिसइन्वेस्टमेंट का ही मतलब नहीं मालूम तो क्वेश्चन आप आगे क्या सॉल्व करोगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ICICI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन। इसमें भी तो परोस के ही पूछ दिया आपसे, काफी इजी है, काफी इजी है। What is a joint venture भैया? What is a joint venture? When 2 or more firms come together for a common objective for doing business is joint venture. I'll not waste time. We'll not waste time on such questions right now. ठीक है, joint venture का yes, आपको इसका डेफिनेशंस याद करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशंस बिना मांगे लिखेंगे पेपर में, जो एग्जामिनर है वो भी खुश होगा पेपर देख के, समझेगा कि आपको आता है। तो जॉइंट वेंचर, जैसे यही क्वेश्चन है, पूछा नहीं पूछा, आपको खुद से लिखना है कि जॉइंट वेंचर इज एन एग्रीमेंट वेयर 2 or more पार्टनर्स और बिजनेस फर्म्स कम टुगेदर टू कंट्रीब्यूट या टू क्रिएट अ कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस, ठीक है ना। जो दूसरा चीज है बहुत क्लियरली पूछ रहा है, 3 ऑब्जेक्टिव। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? टू शेयर ओनरशिप, टू शेयर रिस्क, टू हैव अ म्यूचुअल एग्रीमेंट फॉर डूइंग अ बिजनेस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, why is joint venture a better option than any other partnership? Because यहां पर अगर यही क्वेश्चन घुमा के आता तो ऐसे आता, तो क्या लिखते? आप अपना ओनरशिप शेयर करो ना। ओनरशिप शेयर कर रहे मतलब कैपिटल रिसोर्सेज शेयर कर रहे। पहले एक चीज ला रहा था, अब 2 आदमी अपना एक चीज लाएंगे, ठीक है। अब रिस्क शेयर करने वाले होगा, अगर पैसा डूबेगा तो दोनों का डूबेगा। अब मेहनत एक आदमी कर रहा था, मेहनत भी दोनों करेंगे। सर्विसेज जो होंगी, अब क्योंकि दोनों पार्टी साथ मिलकर तो सर्विसेज भी बेटर होंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो जॉइंट वेंचर ऐसी सी चीजें, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो आपके बुक में, उसको अच्छे से हम लोग को पढ़ना है और याद रखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, प्लीज कंटिन्यू। यहां पर भी मेरे को दिख रहा है येलो सेक्शन में पहले PPP मॉडल के बारे में पूछ रहा है, तो आप पहले पता करिए क्वेश्चन है क्या, उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो मेरे को तो यहाँ पे क्लियर जो दिख रहा है, जो 3 चीज पूछ लिया है यहाँ पे, कि मीनिंग पूछ लिया आपसे PPP मॉडल का, दूसरा बेनिफिट पूछ रहा है, और तीसरा क्या लेके जा रहा है, दैट इज फीचर्स ऑफ PPP मॉड्यूल। नाउ व्हाट इज PPP मॉड्यूल? वही चीज है, PPP मॉड्यूल का मतलब नहीं मालूम रहेगा तो क्या करोगे फिर? PPP मॉड्यूल मींस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। Now some of you gonna hate me for writing the full forms, but क्या करें, सबको लेके चलना है साथ में, ठीक है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में पूछा ना, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? द कॉन्सेप्ट इज फॉर एनी प्रोजेक्ट जो जनता के हित में है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, एंड द गवर्नमेंट कैन नॉट कंप्लीट इट ऑन इट्स बेसिस कंप्लीटली। जैसे कि सड़क बनाना, सरकार देश चलाएगी कि सड़क पे ठेकेदारी करेगी? ब्रिज बनाना, सरकार संसद बैठेगी या ब्रिज बनाएगी? सरकार ये सब काम के लिए थोड़ी है, सरकार दिल्ली बैठने के लिए, ठीक है। सरकार आपका विधानसभा और राज्यसभा और उधर उधर जाके बैठने के लिए। ये सब सड़क बनाना, और ये मैं सड़क बनाना नहीं, सड़क बनवाने का काम सरकार का, शायद सरकार नहीं तो सरकार क्या करती है, प्राइवेट प्लेयर्स को पकड़ती है, ठीक है, प्राइवेट बिल्डर्स को पकड़ती है, उन्हें कहती है कि भैया आपसे हाथ मिलाते हैं, आप मेरे बिहाफ में सड़क बनाइए। यस आई नो कि अगर मैं 8 रुपए में सड़क बना रहा था तो आप 10 रुपए में सड़क बनाओगे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। आई विल पे यू दैट मच, आई विल पे यू द मार्जिन, आई विल पे यू द प्रॉफिट, नाउ यू डू इट फॉर मी, बट इट शुड बी ऑफ द हाइएस्ट क्वालिटी, ठीक है, इट शुड बी ऑफ द हाइएस्ट स्टैंडर्ड्स। पैसा चाहिए, पैसा मिल रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट, बट
प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू डू द जॉब। तो होता क्या है, गवर्नमेंट क्लियरेंसेस दिलाती है, प्राइवेट सेक्टर अपनी टेक्नोलॉजी लाती है, रिसोर्सेज लाती है, जो उनका टेक्नोलॉजी है वो लाती है, गवर्नमेंट क्लियरेंस और फंडिंग लाती है, पैसा मिलते जाता है, काम होते जाता है, स्पीड में काम खत्म करके निकलते हैं। इसे ही हम कहते हैं पीपीपी मॉड्यूल, व्हेन अ प्राइवेट फर्म जॉइंस हैंड विथ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ठीक है, जब सरकार और प्राइवेट सेक्टर काम करती है साथ में, उसे हम पीपीपी मॉडल का कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, नाउ पूछ रहा है थ्री फीचर्स ऑफ पीपीपी मॉड्यूल। क्या ही फीचर्स होंगे, दो ही तीन तो है। रिस्क शेयर होता है दोनों में, ठीक है, नाउ रिसोर्सेज शेयर होते हैं तीनों में, टेक्नोलॉजी शेयर होती है तीनों में, और बेटर सर्विसेज मिलता है। ठीक है, ये तीन चार चीजें हैं, बहुत ईजी है क्वेश्चन, बहुत ईजी था। ठीक है, मेन जो था दैट वाज कॉन्सेप्ट ऑफ पीपीपी को हमें समझना था। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड विथ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द वीडियो। 10 क्वेश्चंस की हमने बात करी दी थी। नौवा क्वेश्चन है, नेस्ले के बारे में। पढ़ लो क्या पूछ रहा है। पहले तो पूछ रहा है सबसे इजी, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज नेस्ले। तो आप बिना पढ़े आप तो जान ही रहे हो नेस्ले क्या है, बट वो गलती नहीं करना। हो सकता है मान लो कंपनी का नाम चेंज कर दे, ठीक है, कंपनी का नाम जस्ट चेंज कर दे। आप सोच रहे हो उस पर में जो कंपनी है तो एमएनसी है। अरे भाई आप उसका डिस्क्रिप्शन तो पढ़ लो, मे बी इट्स एन इमेजिनरी कंपनी। ठीक है, तो पढ़ लोगे पूरा तो आपको पता चलेगा इसमें कम से कम वो इमेजिनेशन वाला चीज नहीं है। इट इज टॉकिंग अबाउट अ मल्टीनेशनल कंपनी। फिर पूछ रहा है थ्री फीचर्स। नाउ इट्स वेरी इजी। नंबर 1, एमएनसी है तो मल्टीनेशनल या मोर देन वन कंट्री में इसके ऑफिसेज होंगे। नाउ इट रन्स ऑन अ कॉन्सेप्ट ऑफ होस्ट एंड अ होम कंट्री। एक कंट्री होगी जो इसकी पेरेंट कंट्री, होम कंट्री होगी, और बाकी सारे कंट्रीज इसके होस्ट कंट्रीज होते हैं। नाउ दे हैव ह्यूज रिसोर्सेज, दे हैव ह्यूज कैपिटल, दे हैव द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल। ठीक है, बहुत सारा है। कितना पूछा था? 3, हमने बता दिया है 4। कुछ भी लिख सकते हो आप, बहुत इजी। मेन यहां पे था कैच कि किस टाइप का कौन सी कंपनी है, नहीं है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 देखते जाइए जल्दी से। ये बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, फिर इसमें एलआईसी कहीं से दिख रहा है मेरे को छोटा छोटा। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू द क्वेश्चन। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये तो जैकपॉट जैसा। अब जो लोग इस वीडियो को छोड़ के चले गए होंगे ये सोच के कह रहे यार ये सब तो बनाइए लेंगे, बनाइए ना, ये क्वेश्चन बनाइए। तो ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 2 points हाईलाइटिंग द रोल ऑफ envisioned फॉर पब्लिक सेक्टर एंड द टाइप ऑफ इंडिपेंडेंस। बाप रे बाप, क्या पूछ रहा है? एक्सप्लेन एनी 2 points हाईलाइटिंग द रोल एनविजन फॉर पब्लिक सेक्टर। अच्छा, मतलब डायरेक्ट नहीं पूछ सकता था कि रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बिफोर इंडिपेंडेंस बताओ, घुमा के पूछ रहा है। ठीक है, चलो अच्छा है, लिखोगे, लिखना पड़ेगा। क्या क्या है भैया? प्रमोटिंग रीजनल बैलेंस डेवलपमेंट, यहां पर एक आंसर तो मेरे को वो दिख रहा है। दूसरा क्या लिख सकते हैं कंसिस्टेड ऑफ 2 स्टेट इंश्योरेंस एलाइजर, इट एंजॉयड मोनोपोली। लिख सकते हैं इसमें प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज एंड प्रोवाइडिंग इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। जो क्वेश्चन 1 है हमारा, इसका आंसर क्या चला जाएगा? दैट विल बी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ जाएगा। नाउ ये आपके बुक में दिया हुआ तो होगा, मैं मान के चल रहा हूं ये आपके बुक में दिया हुआ होगा। अगर आपके बुक में नहीं होगा तो एनसीईआरटी में तो कंफर्म होगा। एंड नाउ दिस इज वन ऑफ द सजेशंस दैट आई गिव टू ईच एंड एवरी वन ऑफ माय स्टूडेंट। भैया एग्जाम में ना एनसीईआरटी के ही भरोसे जाना होता है। साइड बुक्स पेपर आपके सेट नहीं होते, पेपर सेट होते हैं एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी आपको थरली पढ़ना है, मगअप मत करो, कम से कम पढ़ के जाओ। ठीक है, उसमें ये जरूर दिया हुआ रहेगा। ठीक है, इजीली यहां से हम ये पॉइंट्स निकाल सकते हैं। अब आप एक केस स्टडीज का एक चीज देख रहे होगे, केस स्टडीज सिर्फ आपको पिन पॉइंट करा रहा है। केस स्टडीज आपको सिर्फ पिन पॉइंट कराना है कि किस दायरे के अराउंड आपको सोचना है। ठीक है, यू डोंट हैव टू फेच द आंसर्स फ्रॉम दैट वाइट पार्ट। ऐसा नहीं है कि आंसर्स सारे यहां से आएंगे यहां से आएंगे, ऐसा नहीं है। आंसर्स जो हैं वो आपका पिन पॉइंट बस कर दिया जा रहा है। जब वो पिन पॉइंट हो जा रहा है, आपको उधर उधर से आंसर निकाल लेना। जैसे कि अभी यहां का ही क्वेश्चन था एमएनसी।
आपको क्या लग रहा है यहां से क्वेश्चन उठाना है, नेस्ले जो आपको केस स्टडी है वहां से आंसर आ रहा है? नहीं, आपको यहां से इस जगह से बस ये कॉन्सेप्ट आ रहा है कि क्या के बारे में हम लोग को अब अगला 2 मिनट सोचना है। उसके बाद तो आपकी पढ़ाई जो है भैया वही काम आएगी। यहां पर भी इतना सब कुछ लिख दिया, पूरा LIC GIC करके न्यू इंडिया ना क्या क्या कर दिया, लास्ट में क्या पूछा, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, वो आपके बुक में क्लियरली लिखा है। हमें बस दायरा बता दिया गया, हमें बाउंड्रीज बता दी गई, हमें क्या क्या सोचना है और कितना सोचना है। ठीक है, तो एक आंसर ये हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द इंश्योरेंस सेक्टर हैज गॉन थ्रू अ नंबर ऑफ फेजेस by allowing private company to solicit insurance and allowing foreign direct investment. The last statement government policy towards public sector since 1991. Okay, 1991 के बाद पब्लिक सेक्टर की या गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज आई, तो LPG तो याद होगा ना आपको। LPG के बारे में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अलाउिंग द FDIs टू कम इनटू इंडिया। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, FDI एंट्रेंस टू द इंडिया। ठीक है, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। ठीक है, ये रूप क्या था, ये था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये कब था आपका, 1991, जिसको हम कहते हैं ना न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आने के बाद की बातें हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ये वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बहुत सारा क्वेश्चन किया हमने और अच्छे क्वेश्चंस किया हमने। द मेन थिंग वाज आई वांटेड कि कुछ ऐसा क्वेश्चन लाया जाए, क्योंकि ऐसे इस वाले जो सेक्शन है चैप्टर नंबर 3 का, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चे पूरी तरीके से डील ही नहीं कर पाते, पता ही नहीं कर पाते, इसलिए उनका नंबर भी कटता है। ठीक है, तो विच इज़ वेरी सैड, बट आई होप इस वीडियो को देखकर आपको पता चला होगा कि केस स्टडीज या उनको सॉल्व करने का टैक्टिस है क्या। ठीक है, जब नेक्स्ट बार हम लोग मिलेंगे तो मिलेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स ऑफ योर सिलेबस, दैट इज चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज, और उसकी केस स्टडीज वो तो और मजेदार है। ठीक है, मेरे को इंश्योरेंस की केस स्टडीज और बैंकिंग की केस स्टडीज से आसान और अच्छा इंटरेस्टिंग कुछ नहीं लगता क्लास 11 के लिए। ठीक है, तो जब हम लोग मिलेंगे अगले कुछ समय के अंदर तो वो वीडियो भी आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक के लिए पुराने वीडियोस देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छा स्कोर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग लक्ष्य मार्ग।